Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Diksha. आज हम लोग थोड़ा सा ना हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो आपको सबको आइडिया भी आ जाएगा। एक टीचर से बात किया तो आपको फुल फ्लेज मालूम हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री वैसा ही रहेगा, मैथ्स भी वैसा ही रहेगा। मैथ्स ओनली 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एज इट इज, और फिर बायो 70 मार्क्स का थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो मैंने प्रैक्टिकल का शेड्यूल भी भेजा था, आपने देखा ना? थोड़ा एक मिनट, हाँ थोड़ा सेटिंग में थोड़ा एक मिनट, हाँ ओके। अभिनव है क्या? सॉरी। हाँ ओके, अभिनव आप वो पीडीएफ शेयर करोगे, हमने जो बोला था आपको? आपने सबने पीडीएफ खोल के देखा क्या? ये मेरे मोबाइल में ऐसा कुछ आता नहीं है कि कितने जन ने खोल के देखा है, कितने जन ने किया है ऐसे। ओके, आप लोग रिप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा। साक्षी, हाँ मैम, रिद्धि खोल के देखा है, मतलब जिन्होंने रिप्लाई दिया एटलीस्ट उन्होंने खोल के देखा है। आपको क्या लगता है पीडीएफ भेजना चाहिए था? हमने अच्छा लगा? पीडीएफ देखने से आपको आइडिया भी आ गई ना? हाँ किमिया, देखो हम टीचर है ना, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना हमसे हो पाता है उतना हम आपको 100% देने की कोशिश करेंगे ही। लेकिन आपने भी उतना रिप्लाई देना चाहिए। रिद्धि, आप मोस्टली यहाँ पे चैट पे तो यस ये वो आप लिखते हो, लेकिन आपने पेपर एक बार भी लिख के भेजा नहीं है। एक ही बार देखा था मैंने आपने भेजा हुआ। बस मैंने देखा है नम्रता, धनश्री, शांभवी, ये 3 जन है वो रेगुलर रहते हैं पेपर भेजने में। अभी अभिनव भेज रहा है, लेकिन लेक्चर तो आप 15-16 अभी कल हम मुझे सर ने पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं लेक्चर, तो मैंने बोला सर 30 तक स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं, क्योंकि पहले आप लोग 30 तक अटेंड करते थे। तो हमसे कुछ गलती हो रही है क्या कि आप लोग अटेंड नहीं कर पा रहे? या तो ज्यादा लेक्चर हो रहे हो तो मैं लेक्चर बंद कर देती हूँ और फिर मैं पीडीएफ भेजना स्टार्ट कर देती हूँ। आपको क्या लगता है? आप ये लक है ना आपको, कितना अच्छा है, आपके एक्सप्रेशंस भी नहीं दिखते टीचर को। टीचर अकेले बोलते रहते, सीरियसली लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो छोड़ दो, ऐसे बात हो जाती है ना। फॉर whom वी आर डूइंग दिस, हम किसके लिए ये कर रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? ये सब आप ही के लिए कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स। ओके, तो सारे पीडीएफ मैंने भेजे हैं, लेकिन इसमें से ये जो पीडीएफ है ना, मैं लिंक भी भेजती हूँ चाहिए तो आपको। मतलब इसमें जो भी है वो आप ही के लिए काम में आने वाला है। जो बोर्ड में ट्रेनिंग हुआ था वो भी लिंक आपको ग्रुप पे भेजती हूँ, लेकिन वो ट्रेनिंग अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर का हुआ है, मोर देन 2.5 आवर। तो आप धीरे धीरे करके सुन सकते हो, कभी आपको टाइम मिला लगा कि हाँ हमें भी ये पढ़ना चाहिए तो मैं पढ़ाऊँ। इवैल्यूएशन आपको चाहिए क्या? ये क्या पीडीएफ देख के आपको क्लियर हुआ है? एटलीस्ट वो तो बताओ हमें। जितने ज्वाइन हुए हैं उतने तो इन्वॉल्व हो जाओ। काय पण करा। कोण बोलली काय पण करा? तुम्ही काय करणार मग? टीचरने काय तुम्हाला एग्जाम द्यायची आहे ना? येस, टीचरने काही पण केलं तरी चालेल, पण तुम्हाला आता एग्जाम द्यायची है। ओके, तो मैं क्या सोचती हूँ, मैं थोड़ा बता देती हूँ तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी काम में आएगा। आवाज तो आ रहा है एटलीस्ट मेरा? उसके लिए तो यस बोलो। ओके कृषिका, ठीक है, तो इसी टॉपिक को मैं पढ़ाती हूँ। एक पहले बताती हूँ कि बोर्ड का पेपर पैटर्न है ना एज इट इज है, और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज वो भी वैसे ही है। इसका हमें बहुत बेनिफिट होगा। देखो
और इवैल्यूएशन सिस्टम। मैं यही पहले क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बाकी सब मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है अकॉर्डिंग टू यू। टीचर के अकॉर्डिंग तो वो बहुत अच्छे है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभिनव ने पहला स्क्रीन पे रखा है बायोलॉजी इवैल्यूएशन पैटर्न। अभिनव नेक्स्ट पेज पे जाओ। ये जो स्पीकर जो है वो कौन है? महाराष्ट्र महर्षि दयानंद कॉलेज परेल मुंबई में है, और उनका टीचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत है। और सब्जेक्ट जो बायोलॉजी कमिटी है बाल भारती पुणे, जो पेपर सेटिंग है उसके वो हेड है। और देखो और भी दिया है, मेंबर ऑफ एक्सपर्ट पैनल ऑफ टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बाल भारती जो सिलेबस बुक गवर्न किया जाता है उनके भी वो हेड है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड अभिनव। चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या दिया है? मार्क्स। तो वो ये एज इट इज बोर्ड इसी पेपर पैटर्न में मार्क्स डालेगा। तो सब लोग ध्यान देना, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, मार्क्स विदाउट ऑप्शन। अब आप मार्क्स विदाउट ऑप्शन पे मत ही जाओ, क्योंकि फुल पेपर 98 मार्क्स का आने वाला है। तो जो फुल पेपर 98 मार्क्स का आने वाला है उसी पे ध्यान दो। 98 में से आपको 70 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, इतने याद रखना। कोई भी 70 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हो 98 में से। तो पहला चैप्टर जो है वो 8 मार्क्स का है बोर्ड में। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर है वो 8 मार्क्स का है, इन एनिमल्स वाला। तीसरा चैप्टर जो हमने पढ़ा है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये 6 मार्क्स का। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी 6 मार्क्स का। ये देखो ये अच्छा हुआ ना, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, उसमें बहुत सारा टॉपिक डिलीटेड है, लेकिन तो भी वो कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। फिर उसके बाद प्लांट वाटर रिलेशन, उल्टा और आपके लिए अच्छा हुआ कि छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, सपोज प्लांट वाटर रिलेशन। ये छोटा ही लेसन है, लेकिन उसमें कितने मार्क्स है? 7 मार्क्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हमने पढ़ा था, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक एसिड, उतने टॉपिक को उन्होंने कितने मार्क्स रखे हैं? 7 मार्क्स। तो इनडायरेक्टली अगर आपने टोटल किया तो हमारा 8 प्लस 6 कितना हो गया? 8 प्लस 6 14, 14 plus 6 20, 20 plus 6 26, 26 plus 14 सपोज किया तो 26 plus 14 कितना हो गया? 40। तो टोटल 40 मार्क्स का टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ है। और रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ये 10 मार्क्स का है। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो 50 मार्क का सिलेबस मैंने आपको पढ़ा दिया। और अगर आप इतने भी 50 मार्क्स का सिलेबस आप पढ़ेंगे तो भी आपको 50% मार्क्स, मोर देन 50% मार्क्स मिलेंगे। ये यहाँ पे क्लियर हुआ है। फिर उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 11 मार्क्स का है। अब पीछे वाले जो आप खुद भी पढ़ के कर सकते हो वही टॉपिक देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कितने मार्क्स का है? 4। तो जो पीछे के टॉपिक बाकी है वो कम कम मार्क्स के ही है, 4 4 4 4। देखो बस एक एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं सोच रही हूँ ये कंप्लीट हो जाने के बाद, रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद, ये जो 4 4 मार्क्स के है ना, विद इन 1 वीक कंप्लीट करूंगी। मतलब एक वीक में 2 चैप्टर होने चाहिए। ऐसा करके नेक्स्ट वीक में हम लोग ये 4 4 मार्क्स के चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए बायो का, तो अगर ऑफलाइन भी अपना कॉलेज स्टार्ट हुआ, हम सोच रहे हैं ऑफलाइन भी कॉलेज स्टार्ट करेंगे, तब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा आपका जितना हो सकता है उतना रिवीजन लेके, टेस्ट लेके आपको अच्छे मार्क्स मिलने के लिए हेल्प करें। ओके, तो मैं अभी इसके नोट्स नहीं देने वाले क्योंकि आप लोग सब लोग अटेंड नहीं करते। मिनिमम जो पहले 30 स्टूडेंट्स अटेंड करते थे वो सबको अटेंड करना है, जो पहले से थे उनको। और मैं ये प्रेजेंटी रियली प्रैक्टिकल के लिए यूज करने वाली हूँ। आई एम वेरी श्योर, मैं जितना भी बोल रही हूँ ना उतना श्योर ही है कि जो आ रहे थे इसका मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी उनको प्रॉब्लम क्या हो रहा है? शायद ऐसा हो सकता है कि उतना नेट पैक नहीं रहा होगा, कुछ और प्रॉब्लम आती होगी, तो दे हैव टू कम्युनिकेट। मैं प्रेजेंटली ऑफिस में रिकॉर्ड कर रही हूँ और सर को भी दिखाने वाली हूँ। वैसे तो आपका रिकॉर्ड में मेंटेन कर ही रही हूँ, लेकिन ऑफिस में दिखाया जाएगा अभी रिकॉर्ड आपका। प्रिंसिपल सर के पास जाता ही है, लेकिन अभी जाएगा ऊपर भी आपका रिकॉर्ड। तो इसलिए जितने स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं उनको ये बेनिफिशियल रहेगा। अब देखो ये जो चैप्टर का वेटेज मैंने बताया, अभी ना आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाओ। नेक्स्ट क्या है? वेटेज अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब देखो यहाँ पे नॉलेज ओरिएंटेड 29 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है विथ ऑप्शन। और फिर उसके बाद 41 मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग बेस आएगा और 28 मार्क्स का एप्लीकेशन एंड स्किल आएगा। तो टोटल 98 हो गए। तो इसमें से अगर आपने ओनली चैप्टर पढ़े भी तो 9 + 1 10 हो गया, 4 + 2 6, 70 मार्क्स है ना आपको ओनली नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस है कि टीचर ने क्या नॉलेज बताया आपको, आप क्या समझे वो लिखेंगे, तो उसको आपको 70 मार्क्स है।
तो मतलब थरो जाने की जरूरत भी नहीं है, एज इट इज जैसा टेक्स्ट बुक दिया है, जैसे टीचर बता रहे हैं उस एंगल से आप पढ़ेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। वेटेज अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसे है देखो, फिर से मैंने बोला इजी क्वेश्चन 29 मार्क्स के है, एवरेज क्वेश्चन 49 मार्क्स के, और डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 20 आउट ऑफ कितने, 98 में से। 98 में से 20 अगर आपने कैंसिल किए तो यहाँ पे कितना आता है, 78 आएगा ना, बराबर है, 70 98 माइनस 20 किया तो कितना आता है यहाँ पे 78, बराबर। तो 78 मतलब इजी लेवल पे ही आपका पेपर भी बनेगा, तो आप टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो 78 मार्क्स का अगर आपने इजी और एवरेज लेवल का भी पढ़ाई किया तो भी आप 78 मार्क्स का पेपर लिख रहे, तो 78 का लिख रहे हैं मतलब 70 आउट ऑफ 70 आपको मिल ही सकता है। फिर उसके बाद वेटेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर कैसा है अभी आप सबको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कैसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए देखो 10 क्वेश्चन है, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कितने हैं 8। मतलब पहला जो सेक्शन ए रहेगा वो सेक्शन ए में 10 प्लस 8 18 मार्क्स का पेपर है अपना। फिर उसके बाद सेक्शन बी जो है वो सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स के हम लोगों को कितने क्वेश्चन है, मतलब सेक्शन जो है वो 3 to 14 तक सेक्शन बी, वो 2 मार्क्स के आपको कितने क्वेश्चंस है, टोटल क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन, 12 into 2 इज इक्वल टू हो गया 24। लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं उसमें से 8, 8 into 2 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन है कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आउट ऑफ 12, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट एनी 8 ऐसा क्वेश्चन रहेगा वहां पे। तो आउट ऑफ 12 में से आपको कोई भी 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये हुआ सेक्शन बी। फिर उसके बाद सेक्शन सी देखो, सेक्शन सी कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 12 ही, 12 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं 8। तो 12 into 3 इज इक्वल टू 36, सेक्शन कौन सा हुआ सी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे कितने, 5। 5 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं 3। तो 5 into 3 इज इक्वल टू कितना हो गया देखो 5, 3 आउट ऑफ 5 जो आएगा, तो 4 into 3 इज इक्वल टू, मतलब क्वेश्चन मार्क्स कितने का है, वो 4 मार्क्स का है। तो 4 मार्क्स का है तो 4 into, यहाँ पे 20 कैसे दिया है, हाँ एक्चुअली वो विथ ऑप्शन दिया है ना इसलिए, विदाउट ऑप्शन करेंगे तो वो 70 मार्क्स का। तो यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए ना, यहाँ पे 10 प्लस 8, यहाँ पे कितना आएगा देखो 8 टू जा 16, हाँ 24, और यहाँ पे विथ ऑप्शन कितना आया 12। तो यहाँ पे देखो 10 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 70 मार्क्स। तो इस तरह से 70 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन आपको पेपर, और विथ ऑप्शन आपको कितने आ गए 98। तो आपको पेपर और भी उन्होंने बताया कि पेपर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ये तो हम लोगों को यूनिट टेस्ट का बताया कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट कैसे होने चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 1 जो है सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर जो रहेगा उसके बारे में। फिर सेक्शन बी कैसे फॉर्मेट कैसा रहेगा, बोर्ड का भी फॉर्मेट आपका ऐसा ही रहेगा, पर ये 25 मार्क्स का है। एनुअल एग्जाम का देखो फॉर्मेट, स्लाइड नेक्स्ट जाओ, जनरल इंस्ट्रक्शन अभी जगह क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर एनुअल एग्जामिनेशन दिया है देखो, और आगे जाओ, मतलब पीछे फॉरवर्ड फॉरवर्ड, हाँ यस आ गया। तो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स कितने हैं 70, पेपर कितना है 3 मार्क्स का, ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आपको। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 कंटेंट्स 10 मल्टीपल चॉइस, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शॉर्ट मतलब 1 वर्ड आंसर रहेगा। सेक्शन बी जो है 3 to 14 तक है, उसमें आपको कैसे मार्क्स क्या पॉइंट लिखने हैं। सेक्शन सी 15 to 26 और सेक्शन डी 27 to 31। तो इस तरह से टोटल कितने हैं 31 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। उसमें से फिगर जहां पे नेसेसरी है वहां पे आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, आपको वहां पे मार्क मिलेगा। लेकिन एमसीक्यू में अगर आपने मस्ट बी रिटन अलोंग विथ अल्फाबेट, मतलब फॉर एग्जांपल आपने ए अल्फाबेट, ये आपका आंसर राइट है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ए लिख के आपको मार्क कभी भी नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। ए के साथ जो आंसर है वो आपको लिखना है, नहीं तो बोर्ड ने इस बार स्ट्रिक्टली कहा है कि उनको मार्क्स नहीं देने हैं करके। और जो आप वेरी शॉर्ट आंसर लिखेंगे
उसमें भी अगर आपने हाफ पॉइंट ऐसा कंसिडर किया, कैसा भी आंसर लिखा, तो आपको हाफ मार्क नहीं मिलेगा, तो आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 10 प्लस 8 जो है 18 मार्क्स आपको एक्यूरेट लिखने के लिए है। फिर उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन डी, सी एंड डी। इसमें क्या है, बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो मिनिमम 4 पॉइंट एक्सपेक्टेड है। सी मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम 6 पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है, एक्यूरेट 6 पॉइंट। और यहाँ पे कितना है, 4 मार्क है ना, तो 4 मार्क है मतलब 4 इंटू 2, 8 पॉइंट एक्यूरेट एक्सपेक्टेड है। इवन ऐसा हो सकता है कि सेक्शन डी में क्वेश्चन पेपर बड़ा होगा, क्वेश्चन बड़ा होगा, लेकिन आपके आंसर इनमें भी शॉर्ट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगेगा बहुत फुल के भर भर के पेपर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। इन शॉर्ट ही आपको लिखना है, लेकिन नॉलेज और एवरेज बेस है ना, तो इसलिए आपको वो क्लियर होना चाहिए। तो ये टीचर के लिए है कि टीचर पेपर बनाएंगे तो उसका ब्लूप्रिंट कैसा बनेगा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आपने कुछ टाइप किया पर हमने ध्यान नहीं दिखा। तो इस तरह से ये एक स्लाइड है। मैंने आपको फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सारे पीपीटी भेजे हैं। अगर आपको किसी को इस पीपीटी में पर्सनल कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपको पेपर पैटर्न मिल गया, फिर उसके बाद मार्किंग स्कीम मिल गई कैसे जो है वो, और फिर आपको पढ़ाई कैसे करना है वो भी मिल गया। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसमें से प्रैक्टिकल का भी दिया है। तो प्रैक्टिकल का जो आपको दिया है ना वो कोई और एक सर है, मैं आपको बोल भेजती हूँ किसमें है वो। उसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन मेन है, एक मेजर क्वेश्चन है, एक माइनर क्वेश्चन है। और 10 मार्क का मैं क्या बताती हूँ, 10 मार्क का स्पॉटिंग है। तो इस तरह से आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल राइटिंग है और 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। इवन आपको जो ओरल और वाइवा पूछा जाएगा ना प्रैक्टिकल का, अभी कल मैं पढ़ाती हूँ ये, तो कल न्यू स्क्रीन लेंगे ना तो उसमें से वो प्रैक्टिकल का भी बताती हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलेगा, आज ये थ्योरी के लिए क्लियर हो गया। देखो 50 ना बोलते बोलते लेट स्टार्ट करते करते बायो का 50% सिलेबस, मतलब 50 मार्क्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ, मुझे भी नहीं बिलीव हो रहा है। और आपका पढ़ाई भी हो रहा है, आप लिख रहे हो मतलब आपका पढ़ाई हो रहा है। ओके, तो सबको मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग क्या करो, जितने भी क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, अभी वो रिद्धि ने भी भेजे थे वो क्वेश्चन पेपर, और इवन गांधी बुक स्टोर में भी ना बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको अवेलेबल हो गए हैं। तो आप सबको क्या करना है, वो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पैटर्न को फॉलो करके पढ़ाई करनी है। आई रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जितने भी ज्वाइन होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमारी जरूरत है, इसलिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, ज्वाइन हो रहे हो। कहीं ना कहीं टीचर है ना, थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा दे ही देती है जो उसके पास है। तो मैं चाहिए तो आपको कल या आज भी टाइम मिला तो मैं फुल जो ट्रेनिंग का ये हुआ था, लिंक हुआ था, वो लिंक भेज देती हूँ। तो आपको चाहिए तो फुल ट्रेनिंग सुन सकते हो। वेरी फ्री टू ऑल ऑफ यू। मुझे आपसे, हमें क्या चाहिए टीचर को, हमको तो पेमेंट वैसे भी मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो भी टीचर की जिंदगी इतनी तो अटकी हुई नहीं है, समझे क्या, चल रही है। लेकिन आपका बहुत एजुकेशनल लॉस हो सकता है, तो मुझे वो अवॉइड करने के लिए मैं आपके कांटेक्ट में रहना चाहती हूँ। तो आप भी हमारे साथ कांटेक्ट में रहेंगे तो आपका पढ़ाई अच्छा होगा, आप बोर्ड का पेपर अच्छे लिखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इनबिल्ट इंक्रीज होगा। एटलीस्ट आपका बायो क्लियर हो जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप ज्यादा टाइम दे पाएंगे। ओके, तो चलो, हम लोगों ने कल परसों क्या लिया था, अभी ना अभी स्क्रीन स्टॉप कर दो तो मैं टीचिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, आई थिंक हमने ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कंप्लीट किया था ना, याद है क्या सबको? मैं टेक्स्ट बुक वाइज आपको बताती हूँ कहाँ तक हुआ है, और फिर नोट्स भी लेती हूँ। नोट्स वाइज भी बताती हूँ, टेक्स्ट बुक वाइज भी बताती हूँ। आपने कुछ चैट किया, सॉरी हमने देखा नहीं, वो नोट्स नोट्स देख रहे थे हम लोग।
earphone cord is coming in between. Okay. हाँ, yes. तो एक बार फिर से टेक्स्ट बुक वाइज लेती हूँ और टेक्स्ट बुक वाइज हमने क्या क्या पढ़ा वो क्लियर करेंगे फास्टली। हाँ, टाइम भी गया, अभी देखो 1:30 हो गए। ये हुआ, हम लोगों ने डेफिनेशन लिया था रिस्पिरेशन का। तो यहाँ पे अभी आप क्या सोचेंगे, इसमें एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन क्या आएगा? हर जो टॉपिक आप पढ़ेंगे ना उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, फिर उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बनेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बनेगा और 4 मार्क्स क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसा आप सोचेंगे जब भी टॉपिक रीड करेंगे। तो इसमें बेसिकली देखो रिस्पिरेशन मत का डेफिनेशन और ये जो रिएक्शन है ना, ये टॉपिक 2 मार्क्स के लिए बनेगा। फिर उसके बाद ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अगर बनेगा तो यहाँ पे 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा कि क्या रहते हैं फीचर्स, क्या कैरेक्टर्स रहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के। फिर किसमें किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स में किससे होता है, तो स्टोमेटा से होता है या तो लेंटिसेल से होता है। तो ये 1 वर्ड हो गया कि लीफ में किससे आएगा, स्टोमेटा से, या तो स्टेम में कैसे आएगा, लेंटिसेल से। फिर रेस्पिरेशन इन किस में आया, एनिमल्स में। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, इसमें मैंने आपको बोला था कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पेपर अपना कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड करेंगे ही नहीं, वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेगा। तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेस और एवरेज लेवल पे क्वेश्चन कहाँ पे बनेगा, एम्फीबिया, टेडपोल, फ्रॉग, ये एक्वेटिक है तो इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो इसमें रेस्पिरेशन एक्सटर्नल गिल से होगा, लेकिन जैसे ही वो हाईली डेवलप्ड फ्रॉग होगा तो फ्रॉग का रेस्पिरेशन किससे आता है, लंग्स से आता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि टर्टल कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, तो अंडर वाटर क्लोएका। तो ये जो नीचे के 3 है ना, वहां पे आप अपने को, आप इंडिविजुअल अपने को शेयर करो नॉलेज। आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आप अपने खुद के फ्रेंड हो, ऐसे समझ के अपने को एक्सप्लेन करो। जैसे अभी आप हमें नहीं दिख रहे हो ना, तो हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हमें लग रहा है मैं मुझे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पार्ट क्लियर हुआ आप सबको? आई थिंक इसमें मैंने बहुत टाइम दिया था। नोज हुआ, फिर उसके बाद फुल नोज के ये जो पार्ट है वो क्लियर हुए, नेसल चैम्बर के, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट, ये क्लियर हुआ ना सबको। ऑल्फैक्टरी, फिर फेरिंग्स हुआ, याद है कि हमने पढ़ाया फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, हाँ, फिर उसके बाद ट्रैकिया, ओके दिव्या, फिर ब्रोंकाई और लंग्स और अल्वियोलाई, ये टॉपिक अपना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमने लिया है मैकेनिज्म। अब देखो रेस्पिरेशन है, कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन है ना, तो रेस्पिरेशन 5 मार्क्स का एक सर्क्स का आएगा। तो अगर आपने इसमें से आधा भी लेसन अच्छे से सुना तो आपको याद रखना चाहिए कि मुझे फुल 5 मार्क्स मिले। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। मैंने विथ नोट्स में डिफरेंस दिया है, एक्सपिरेशन मतलब क्या, इंस्पिरेशन मतलब क्या। फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, इंटरनल रेस्पिरेशन 3 मार्क का बनेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन 3 मार्क का बनेगा। तो हमने ये एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन लिया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन लिया, इंटरनल रेस्पिरेशन लिया, याद है ना, ये बोर इफेक्ट और हल्दाने, ये आपको शायद आया तो 1 मार्क के लिए या एमसीक्यू के लिए, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन बोल नहीं सकते ना, हर टीचर का व्यू अलग अलग होता है। तो फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक हमने ये पूरा पढ़ा है आपको, हैमबर्गर फिनोमिनन या तो क्लोराइड शिफ्ट। मुझे ये बहुत डाउटफुल लगता है कि टीचर ऐसा ऐसा एक अलग टॉपिक है ना, हटके है, तो ये 2 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। आप भी टेक्स्ट बुक पे नोट डाउन करो, अरे मैडम ने इसके लिए इंपॉर्टेंट कहा था, तो आपका भी ध्यान वहां पे जाएगा, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमिनन क्या है, और उसी पे क्वेश्चन पेपर बनाया करो। आई थिंक यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो यहाँ पे हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने नोट्स में पढ़ाया है इन प्लाज्मा एंड नेक्स्ट वन नाउ इन लंग्स। लंग्स में कैसा हुआ है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बाय इन लंग्स किससे हुआ है, इन रिस्पॉन्स टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई, और सेकेंड वन बाय द रेड सेल, रेड ब्लड सेल्स, तो वो लेते हैं अब बाय रेड ब्लड सेल्स। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, उसके आगे का टॉपिक पढ़ा रही हूँ अभी। तो देखो इन लंग्स बाय आरबीसी 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सचेंज। तो हम लोग पढ़े थे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड थ्री वे से जाएगा। पहला वे क्या है, दैट इज बाय प्लाज्मा,
बाय प्लाज्मा सोल्यूशन कितना गया था 7%। फिर उसके बाद सेकेंड वन बाय बाइकार्बोनेट आयन, वो कितना गया तो 70%। और अब जो थर्ड टॉपिक बचा है कि एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो थर्ड टॉपिक क्या है बाय रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, वो कितने परसेंट में जा रहा है 23%। तो एकदम सिंपल है, इसमें कुछ हार्ड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। अनस आपको मैंने 2-3 लेक्चर के बाद देखा है, हाँ देखा है मतलब आप है ऐसे हमें समझ में आया। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे HB है, हीमोग्लोबिन है, ये कंबाइन विथ किसके साथ हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज हीमोग्लोबिन हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। लेकिन अभी वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में O मॉलिक्यूल है ना, तो O मॉलिक्यूल को कंबाइन होके ऑक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा और कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन होगा। ओके ठीक है। एंड दिस मॉलिक्यूल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। तो ये मॉलिक्यूल क्या रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो आई थिंक अल्वियोलाई मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, इसका पार्शियल प्रेशर भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है 45 और यहाँ पे कितना है 40। तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम कहाँ से होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे अल्वियोलर कैपिलरीज जो है, कैपिलरी में उसका 45 है और यहाँ पे 40 है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे होता है वैसे ही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हुआ, मतलब HbCO2। तो HbCO2 का ये CO2 अल्वियोलाई में चला जाएगा और CO2 अल्वियोलाई से फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल से टर्शरी ब्रोंकियोल, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, उस तरह से वो चला जाएगा। इस तरह से अपना नेक्स्ट टॉपिक हो गया। देखो मैकेनिज्म और रिस्पिरेशन में 3 टॉपिक थे, उसमें से पहला टॉपिक क्लियर हुआ, फर्स्ट वन ब्रीदिंग। सेकेंड वन क्या हुआ एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के बाद थर्ड क्या हुआ इंटरनल रिस्पिरेशन। अब इंटरनल रिस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से मूव होके, सॉरी पहले ऑक्सीजन लंग्स से मूव होके सेल तक आया है और सेल का कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होके कहां तक आया लंग्स तक आया। तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया इंटरनल रिस्पिरेशन। अब क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन सेल के बाहर आया है वो सेल के अंदर जाएगा और दैट रिस्पिरेशन इज कॉल्ड एज अ सेलुलर रिस्पिरेशन। ये सबको क्लियर है क्या, पहले मुझे रिप्लाई करो। ये सबको क्लियर हुआ ब्रीदिंग क्या है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्लियर हुआ, फिर इंटरनल रिस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा है कि वो कैसे मूव हो रहा है, फिर उसके बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आया सेल में। अब सेल में आएगा और सेल में कैसे यूज होगा, तो फूड ऑक्सीडाइज टू एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O बाय 2 स्टेप्स। पहला ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई, उसमें क्या कौन सा मॉलिक्यूल लिया हमने ग्लूकोज, क्योंकि हमने खाना खाया है वो कन्वर्ट किस में हुआ ग्लूकोज में। दिस ग्लूकोज यूटिलाइजेस द ऑक्सीजन जो HbO2 के फॉर्म में आया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। लेकिन अब सेल में हीमोग्लोबिन नहीं आया, सेल का लिक्विड मटेरियल साइटोप्लाज्म, वो सेल तो व्हाइट कलर का कलरलेस फ्लूइड दिखाती है। कोई भी सेल देखो सेल के अंदर कलरलेस फ्लूइड ही रहेगा। और हम लोग हर बार बोलते भी आए हैं कि सेल कैसा है साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है। वो कैसा है साइटोप्लाज्म कलरलेस है, तो यहाँ पे लाल कलर आएगा ही नहीं सेल के अंदर। लेकिन ये सेल पूरी की पूरी लाल कलर की कैपिलरी से इतनी ढकी हुई है कि सेल को पहुंचने के पहले हम कैपिलरी को प्रिक कर देते हैं तो पूरा का पूरा खून बाहर आ जाता है, ब्लड बाहर आता है। लेकिन जब ये सेल कैपिलरी से कवर हुई है तो कैपिलरी से डिफ्यूज होता है, हीमोग्लोबिन नहीं डिफ्यूज होता, ओनली ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है। और ऑक्सीजन किससे जाके कंबाइन होता है C6H12O6 से, जो किसमें है सेल के साइटोप्लाज्म में। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है ना। तो सेल के साइटोप्लाज्म का ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हुआ C6H12O6 के साथ और ब्रोकन डाउन इनटू, वो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, नेचुरल है, वो किसी के भी साथ होता है। देखो जैसे अभी हमने अनस को बोला कि आप क्यों नहीं आए तो उसने हमें रिप्लाई दिया, तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल फिनोमिनन। जैसे ही ग्लूकोज आया कार्बन डाइऑक्साइड आया एंजाइमेटिक रिएक्शन एक्टिवेट होती है। बहुत सारे 30, 34, 35, 40 एंजाइम्स एकदम एक्टिवेट होते हैं, लेकिन वो स्टेप वाइज होता है। अभी हमने क्वेश्चन पूछा है क्या किसी को कुछ, तो आपने किसी ने चैट नहीं किया। और जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ तभी आप चैट करते हैं,
तो वैसे ही होता है यहाँ पे C6H12 जैसे ही आया तो उसका जो सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट का जो एंजाइम है वो उसके ऊपर काम करेगा। फिर ग्लूकोज का सपोज पायरुविक एसिड बना तो पायरुविक एसिड का जो सबस्ट्रेट का जो एंजाइम रहेगा वो उस टाइम काम करेगा। ऐसे स्टेप वाइज धीरे 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 वो ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 686 किलो कैलोरी एनर्जी। That 686 किलो कैलोरी एनर्जी इज इक्वल टू 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो उन्होंने कहा है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी कैसे होती है, तो वो प्रोसेस को नाम दिया है फॉस्फोरिलेशन। तो जो ये प्रोसेस होती है उसी टाइम एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में है और वो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट कंबाइंड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू प्रोड्यूस व्हाट मॉलिक्यूल एटीपी। तो एटीपी इज नथिंग बट हमारी करेंसी, ऐसे समझो सेल की करेंसी। जैसे हमारे पास 10 रुपए है, वो करेंसी है ना अपनी। 10 रुपए जाके बाजार में जाएंगे तो 10 रुपए की जो चीज लेनी होगी वही ले सकते। 100 रुपीज की नोट, मतलब क्या बोलेंगे, 100 रुपीज वाली चीज हम लोग 10 रुपए से नहीं ले सकते। तो हमारा 10 रुपीज इज इक्वल टू द मनी विच वी यूज फॉर 10 रुपीज परचेसिंग ऑब्जेक्ट। मतलब सपोज हमको फुलस्केप लेना है तो ही मैं फुलस्केप ही 10 रुपीज का ले सकती हूँ। मुझे कोई बड़ा डायरी लेना है तो वो 10 रुपीज में नहीं आएगा। तो वैसे ही जब एडीपी मॉलिक्यूल आईपी से कंबाइन होगा तो सपोज ये कुछ करेंसी दिखाता है और वो कितनी करेंसी दिखाता है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। मतलब ये एटीपी अगेन ब्रोकन डाउन इनटू, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, एडीपी प्लस आईपी। तो ब्रोकन डाउन होगा तो एक्सप्लोजन होगा ना, तो उससे हमें किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। आप लोग वो बोलते हैं ना मोस्टली, देखो कैडबरी की रैपर रहेगा तो या तो कोई चीज भी हम लेके आएंगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये खाने से हमें इतने कैलोरीज मिलेंगे, बराबर ना। तो उसके ऊपर कैलोरीज मिलेंगे मतलब क्या, वो खाने से हमारे इतने एटीपीज बनेंगे और वो इतने एटीपीज इतने किलो कैलोरी एनर्जी देने वाले हैं। तो उतनी एटीपी बर्न करने के लिए हमें उतना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो उतना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा मतलब उतना हमें ऑक्सीजन का इनटेक करना पड़ेगा जितने कैलोरीज हमने अंदर लिए हैं। और अगर हमने उतने कैलोरीज अंदर लिए, उतना ऑक्सीजन नहीं लिया, तो वो फैट में कन्वर्ट होगा। फिर वो एटीपी कन्वर्टेड इनटू मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी 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 और स्टोर होती जाएगी वो एनर्जी एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू फैट। फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन जितना अपने पास ग्लूकोज है उसको ऑक्सीडाइज करके वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देगा। तो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनेंगी। वैसे जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उतने जितने जितनी एटीपी बनी है वो सब एटीपी हर सेल यूज करती है। माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है, गोल्गी बॉडी यूज करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज करता है, वैक्यूल यूज करते हैं। अगर वो ज्यादा मिले तो यूज नहीं होगा, वो स्टोर होते जाएंगे। तो ये हुआ सेलुलर रिस्पिरेशन। मैंने बहुत डीपली बताया। आपको ओनली 2 हेडिंग याद रखने, वन इज ऑक्सीडेशन, सेकेंड वन इज फॉस्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइज होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, ग्लूकोज, और उसके बनेंगे एटीपीज एक्चुअली। तो कैसे एटीपी बनते, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फेट ऐड होना, किसके अंदर ऐड होना, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। मैम फॉर टुडे व्हाट हैपेंड, मैंने देखा, एक मिनट। मैंने चैट देखा नहीं, कुछ चैट किया था आपने, सॉरी। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन एडीपी कंबाइंड विद आईपी टू प्रोड्यूस। मैम फॉर टुडे ओनली प्लीज टेल टू एनीवन टू मेक द क्वेश्चन पेपर। ओके चलेगा अनस। हाँ एक्चुअली हम भूल ही जाते हैं बीच बीच में क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। धनश्री आप बनाओगे आज के टॉपिक का क्वेश्चन? आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, लेकिन अगर एंटायरली आप एमसीक्यू बनाओगी ना, धनश्री है क्या प्रेजेंट, पहले हमें बोलो, तो हम अकेले बड़बड़ करते रहेंगे। धनश्री है लेक्चर में? इज धनश्री इज अवेलेबल फॉर लेक्चर? धनश्री जाधव। ओके नहीं है। फिर दीक्षा, दीक्षा आप दीक्षा आप कर सकते हो, कोशिश करोगे? ओनली एमसीक्यू बनाना, जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसका 10 या 20 एमसीक्यू बनाएंगे तो भी चलेगा। इज इट पॉसिबल टू दीक्षा?
दीक्षा को दक्षता, ओके मैम एक्चुअली आई एम आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है चलेगा। फिर दक्षता है, कोई खुद से बोलो। नम्रता है वहां पे, नम्रता अवेलेबल है क्या? अगर नम्रता होगी तो भी चलेगा। देखो आप में से जो अभी मैंने जिनके नाम लिए हैं, या तो कोई विलिंगली कहेगा आज मैं बना देती हूँ तो चलेगा। फिर उसके बाद देखो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। हाँ फिर ये मुझे ये टॉपिक एक कंप्लीट कर देती हूँ तो टाइम में हो जाएगा, 1 मिनट ही शायद रह गया है। तो बाय नर्वस सिस्टम एंड केमिकल, अब ये जो ब्रीदिंग होता है हमको मैकेनिज्म समझ में आया, ओके चलेगा दीक्षा, थैंक यू। कोशिश करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, कैसे होता है, अभी हमने मैकेनिज्म समझा, हमने ब्रीदिंग समझा, हमने इंटरनल रेस्पिरेशन समझा, हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समझा, हमने सेलुलर रेस्पिरेशन समझा। ये सारी एक्टिविटी का कंट्रोलर कौन है, हु इज द कंट्रोलर ऑफ दैट एक्टिविटी? तो उसका कंट्रोलर है नर्वस सिस्टम, ब्रेन है एक्चुअली। एंड केमिकल कंट्रोल दैट इज बाय न्यूरॉन्स ऑफ पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। तो हमारा जो ब्रेन रहेगा, सपोज ये फोर ब्रेन है, फिर उसके बाद यहाँ पे मिडल में आता है मिड ब्रेन, और फिर नीचे आता है हाइंड ब्रेन, ये जो पार्ट है। तो नर्वस सिस्टम हमारी किससे काम करती है, रिस्पिरेटरी सिस्टम पे। लेकिन उससे भी मेन पार्ट कौन काम करता है मालूम है, यहाँ पे पोन्स वेरोली है, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट रहता है यहाँ पे। अगर आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर खोल के देखेंगे तो आपको वो स्लाइड भी मिलेगा। तो यहाँ पे पार्ट रहता है दैट इज कॉल्ड एज ए पोन्स वेरोली, और नीचे ओनली 1 इंच कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर कहेंगे तो भी चलेगा, उतना जो छोटा नीचे स्टॉक रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑफ व्हाट पार्ट, हाइंड ब्रेन आर कंट्रोलिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके थ्रू कंट्रोल होती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू। और नर्वस सिस्टम कौन से पार्ट की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट काम करता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट काम करता है। और हाइंड ब्रेन का भी कौन सा पार्ट काम करता है, पोन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। कैसे होता है मैडम, फिर कैसे वो कंट्रोल करता है, तो देखो यहाँ दिया है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड। जब इंस्पिरेशन करेंगे तो सांस अंदर लेनी है ना, तो बहुत सारा ऑक्सीजन अंदर जाना है, तो चेस्ट कैविटी को इंक्रीज करना है। तो चेस्ट कैविटी को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेच रिसेप्टर्स है,